नमस्कार। कोविड ओपीडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। हालांकि सरकारें अभी भी सावधानी बरतने की अपील कर रही हैं। कोरोना के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की अपील डॉक्टर कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्त्री रोग एवं प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर लीना शर्मा जुड़ी हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कोविड के पहले और कोविड के बाद कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले लीना जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। लीना जी, दर्शक हमारे साथ जुड़े उससे पहले मैं चाहूंगा कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को दें, क्योंकि एक एक करके फोन कॉल लोगों के आना शुरू होंगे। उसके बाद उनके सवाल लेकर मैं आपसे सलाह भी चाहूंगा, लेकिन उससे पहले किस तरह आप सावधान लोगों को करेंगे और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए क्या सावधानी है, क्या प्रिकॉशंस हैं, लीना जी? जी बिल्कुल, गर्भवती महिलाओं के लिए जो हम अभी इन पूरे कोरोना काल में कहते आए हैं, वही सावधानी हमारी गर्भवती महिलाओं को भी रखनी है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइजेशन करना है। क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाएं क्योंकि घर में ही रहती हैं, ज़्यादा उनका बाहर आना जाना कम रहता है, तो अपेक्षित कोरोना के संक्रमण होने के चांस थोड़े से कम रहते हैं पुरुषों के कंपेरिजन में। लेकिन ये हम जानते हैं कि महिलाएं हमारे घर का स्तंभ होती है, घर की देखभाल करने का कार्य उनके पास रहता है। क्योंकि गर्भावस्था में महिलाओं के विशेष ध्यान की आवश्यकता रहती है, तो वो अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें, घर में रहें। जब घर से व्यक्ति बाहर से आए तो विशेष उनको याद दिलाएं कि हाथ धोएं, सैनिटाइजेशन करें, है ना। तो इससे जो संक्रमण बाहर से आ रहा है वो बाहर तक ही सीमित रहे, घर के अंदर ना घुसे। इन केस अगर संक्रमण आ भी जाता है, क्योंकि महिलाएं देखभाल करती हैं, क्योंकि हमें पता है कि आइसोलेशन सबसे पहला नियम है, तो महिलाओं को विशेषकर ध्यान रखना है कि जब भी कोई अगर कोविड पेशेंट है तो उसको आइसोलेशन की व्यवस्था हमारे घर में होनी चाहिए, जिससे गर्भवती महिला सुरक्षित रहे हमारे, उनको संक्रमण खतरा कम से कम हो। कई बार लोगों के मन में डॉक्टर लीना बड़ा ही संदेह रहता है सिम्टम्स को लेकर। कभी कभी लोगों को सिम्टम होते हैं लेकिन रिपोर्ट उनकी फिर भी नेगेटिव आती है, तो ऐसे में लोगों के मन में ये दुविधा रहती है कि आखिर क्या करें, क्या डॉक्टर के पास जाएं या घर में रहकर जो सावधानी है, जो प्रोटोकॉल है उसका हम पालन करें, क्या खुद को आइसोलेट कर लें। तो इस संबंध में आप कैसे लोगों को बताएंगी, क्या सलाह देंगी, कैसे जागरूक करेंगी? गर्भवती महिलाएं खास तौर पर क्या करें ऐसे सिचुएशन में? सबके लिए बराबर है, चाहे वो गर्भवती हो या गर्भवती ना हो, महिलाएं अपना ध्यान स्वयं रखें। वही बार बार वही कोविड बिहेवियर की बात करते हैं कि भीड़ भरे इलाके में जाने से बचना ही है सबको, ठीक है। आइसोलेशन का पालन करना ही है। दूसरे हमारे एमबीएस की आती है, जिनसे हमें थोड़ा सा दूरी बना के रखना है जब वो काम करती है, ठीक है। पुरुष बाहर से आते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उन्होंने अपना सैनिटाइजेशन प्रॉपर किया है कि नहीं किया है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जूते पहन के घर के अंदर आ गए हैं, हाथ नहीं धोए हैं, चीजों को छूने लगे हैं। तो इस चीज का महिलाओं को विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा कि वह अपने जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं उनका सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो जाए, तब वो अपने घर में कहते हैं कि प्रवेश करें। इस चीज का महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब जो संक्रमण है वो बाहर से ही आना है, जबकि अंदर तो संक्रमण है नहीं। जब बाहर से आएगा तब वो घर में संक्रमित करेगा और भी लोगों को। तो ये महिलाओं के विशेष ये कहते हैं कि हमारा एक कर्तव्य हो जाता है कि हम इस चीज को बार बार याद दिलाएं। जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं, हमारे पति आ रहे हैं, पुरुष आ रहे हैं, बेटे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, वो इस चीज का ध्यान रखें कि जब वो अंदर प्रवेश करें तो सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो, मतलब संक्रमण बाहर से हमारे घर के अंदर ना है। वही चीज हमारे घर में जो मेट्स आ रही है उनको हम विशेषकर ध्यान देना है कि मास्क लगा के रखें, थोड़ी दूरी बना के रखें बेड से। अपनी जो बाइयाँ हैं जो काम कर रही हैं, चाहे वो खाना बनाती हैं या पोछा लगाती हैं या बर्तन धोती हैं, तो दूरी हमेशा निश्चित दूरी पे ही मेंटेन रखें। तो ये विशेष ध्यान हमको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि गर्भावस्था भी है, महिलाएं भी हैं, इम्यूनिटी थोड़ी सी गड़बड़ है गर्भावस्था में। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तभी हम अपना बचाव कर पाएंगे। जब बचाव करेंगे तभी बचेंगे। डॉक्टर लीना, गर्भवती महिलाओं के लिए डाइट चार्ट क्या होना चाहिए ऐसे दौर में जब संक्रमण से पूरी दुनिया जूझ रही है, संक्रमण चारों तरफ फैला हुआ है? क्योंकि सभी लोगों को खाने पीने का ध्यान रखा जाए, ये डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को भी कई सारी सलाह आप लोगों की ओर से दी जाती हैं। तो कोरोना संक्रमण काल में और किन चीज़ों का खाने पीने में उनको ध्यान रखना पड़ेगा?
ये तो हम जानते हैं गर्भावस्था एक विशेष अवस्था है जो सामान्य नहीं है। ठीक है, इन 9 महीनों में जब शिशु गर्भ के अंदर पल रहा होता है तो उसको हर वो चीज चाहिए जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए चाहिए। तो जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है तो संतुलित आहार तो हर गर्भावस्था में चाहिए, वही कोविड काल में भी चाहिए, है ना, जब संक्रमण का खतरा है। पहली बात तो कोरोना से तो बचाव है, अगर बचाव है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कोविड होने के बाद की चीजें अलग रहेंगी, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि संतुलित आहार की, तो गर्भावस्था में संतुलित आहार तो बेहद जरूरी है, जिसमें हम बात करते हैं कि 5 रंग होने चाहिए थाली में, कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, 5 नहीं है, जिसमें सफेद भी हो, हरा भी हो और रंग बिरंगा हो, जिसको बोलते हैं। सफेद आहार से मतलब है प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन रिच डाइट का मतलब दूध से बनी हुई चीजें, दूध से बनी हुई चीजें और साथ में चावल, ये सफेद उसमें आता है आहार में। और फिर दूसरा आहार होता है आपका रंग बिरंगा आहार, हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में हमको विटामिन मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जो हमारी सेहत को, जो बीमारियों से बचाते हैं और सेहत को ठीक करते हैं। तो तीसरी चीज जो आती है वो है फ्रूट्स, मतलब कि जो मौसमी फल जो होते हैं, जैसे आपका अनार है, संतरा है, चुकंदर है, केला है, ये सब चीजें हर दोनों समय आपको लेनी ही पड़ेगी, तब तो आप अपने गर्भस्थ शिशु को पोषण दे पाएंगे और अपनी प्रेगनेंसी को आगे रख पाएंगे। तो यही कोविड काल में भी यही है और नॉर्मल गर्भावस्था में भी यही है। ज्यादा कोई अंतर नहीं है गर्भावस्था में, विशेष ध्यान तब भी रखना है, आपको भी रखना है। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर लीना। सुभाष जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरी भाभी हैं, वो अभी प्रेग्नेंट हैं, लेकिन घर में जो है हम जितने भी लोग हैं सब बढ़िया स्वस्थ हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना हुआ था भैया को, लेकिन फिर वो ठीक हो गए। लेकिन भाभी जो है वो, उनकी हालत अभी वो मतलब वहाँ हॉस्पिटल में उनकी हालत थोड़ी मतलब क्रिटिकल नहीं है, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है। और भैया रहते नहीं है घर पे, बाहर है, तो हम ही लोग को देखना पड़ता है। तो क्या एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कोई अलग से हमें कोई तैयारी करनी चाहिए घर पे, या हम किस तरह से इस सिचुएशन को कैसे टैकल कर रहे हैं? डॉक्टर लीना, सिचुएशन को टैकल करने के लिए विशेषता यही है कि अगर हमको कुछ भी सिम्टम्स आते हैं, चाहे वो फीवर हो, कोल्ड हो, कफ हो, सर्दी जुकाम बुखार, शरीर में टूटन हो, सूजन आना हो, थकान लगना हो, तो इन सब चीज़ों को हमें डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लेनी पड़ेगी। हम किसी भी सिम्टम्स को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये नॉर्मल चीज़ होती है, प्रेगनेंसी में चलो देख लेते हैं, एक दिन देख लेते हैं, फिर जाते हैं। इस समय पे हमें इस चीज़ की असावधानी बिल्कुल नहीं बरतनी है। कुछ भी होता है, थोड़ा सा भी जुकाम बुखार होता है, तो एक बार हम अपने डॉक्टर सलाह बिल्कुल जरूर लें, क्योंकि अभी ये देखा गया इस कोविड काल में 2 या 3 दिन के बाद सिम्टम्स एकदम एग्रीवेट करते हैं और चीजें अपनी थोड़ी सी खराब हो जाती हैं। तो हम वो 2 या 3 दिन का समय भी नष्ट किए बिना एक बार डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लें उस चीज के लिए और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ये बड़ी बातें हैं और इन सावधानियों को रखना बेहद जरूरी भी है। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, मेरे पीछे टीवी स्क्रीन पर भी आप नंबर देख रहे हैं। इसी नंबर पर कॉल करें और लगातार हमारे साथ जुड़ते रहें। सलाह डॉक्टर लीना से आप लेते रहें। दीपक, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है, सवाल करिए अपना। हेलो जी दीपक जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल करिए अपना। हाँ, मेरी आवाज आ रही है जी, बोलिए सर। हाँ सर, हेलो जी दीपक जी, सवाल करिए अपना। सर, हम फैजाबाद से बोल रहे हैं। हमारे भाई साहब को जो है कोरोना हुआ था। सर, हम फैजाबाद से बोल रहे हैं। जी दीपक जी मेरी बात पहले ध्यान से सुनिए। अगर आपकी टीवी की आवाज ऑन है तो उसे बंद कर लीजिए पहले। कमजोरी फील हो रही है दीपक तो जी, उसके लिए हमें क्या करना है? दीपक जी टीवी की आवाज बंद कर लीजिए, उसके बाद अपना सवाल दोहराइए आप। दीपक जी टीवी की आवाज बंद कर लीजिए और अपना सवाल करिए एक बार फिर से। सर, हम ये कह रहे हैं कि हमारे भाई साहब को उसके बाद बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रही है जी, तो उसके लिए कौन सी दवा खानी चाहिए? कमजोरी फील हो रही है। हाँ, लीजिए सर, इनसे भी जरा बात कर लीजिए हमारे भाई साहब से। और भी कोई सिम्टम है, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, इस तरह का कोई सिम्टम है उनको? हाँ सर, पेट और चलिए डॉक्टर लीना, कमजोरी की शिकायत वो बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी दिक्कत होती है इस दौर में तो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखा गया है, ये एक जरूरी बात है कि हम कब माने कि हम ठीक हो गए, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हमारी रिपोर्ट हमारे पास नेगेटिव आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी
क्षमता से अधिक जब हमारे यहाँ टेस्टिंग हो रही है और नहीं करवा पाते हैं और नहीं हो पा रहे हैं पोस्ट कोविड टेस्ट के हम नेगेटिव हुए के लिए, लेकिन हम ये मान सकते हैं 14 दिन के बाद तक अगर हमारे लक्षण जो हैं वो समाप्त हो गए हैं, सिर्फ थकान रह गई है, फीवर आना बंद हो गया है, सर्दी जुकाम बुखार खत्म हो गया है, सिर्फ थकान है, तो फिर हम ये मान सकते हैं कि हम रिकवरी फेज से आ गए हैं और फिर हमको सिर्फ अपने शरीर पर ध्यान देना है, अपने को स्वस्थ करना है जो कमजोरी के कारण थोड़ा सा दुर्बल हो गया है। तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपना खान पान पे, अपने आचार व्यवहार पर और नॉर्मल रूटीन डाइट में थोड़े चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। खाने में वही है, प्रोटीन रिच डाइट आपको लेनी है, प्रोटीन रिच मतलब दूध, पनीर, छाछ, मट्ठा ये सब लेना है, हरी सब्जियां खाना है जो एंटीऑक्सीडेंट्स देती हैं। दूसरी बात बहुत से फल खाने हैं जो विटामिन सी के रिसोर्सेस हैं, ठीक है। विटामिन डी अपन ले सकते हैं, जिंक की टैबलेट्स ले सकते हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट्स ले सकते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल है हमारे मार्केट में। ये रूटीन हम कर सकते हैं बिना डॉक्टरी सलाह के। साथ में व्यायाम करें, पूरी नींद लें, रेस्ट करें। ये हम अगर 6 हफ्तों तक करते हैं कोविड के बाद तो डेफिनेटली हमें उससे आराम मिलेगा और जो थकान की परेशानी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होगी। ठीक है, एक दर्शक हैं अभिषेक हमारे साथ। अभिषेक जी सवाल करिए अपना। सवाल है मेरा कि मतलब वैक्सीन लगवाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से खान पान रखना चाहिए और किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए। लीना जी, वैक्सीन लगवाने के बाद सावधानी क्या बरतें, ये सवाल है अभिषेक जी का। वैक्सीन लगवाने का सावधानी वही है, थोड़ा बहुत फीवर कभी कभी देखने को मिला है कि वैक्सीन लगने के बाद लोगों को हल्का फुल्का बुखार रहा है, उसके लिए नॉर्मल टैबलेट पैरासीटामोल की हम लोग सलाह देते हैं कि आप वह सुबह शाम 2 टाइम लें। और खान पान में संतुलित आहार, वही हम बार बार बोल रहे हैं, प्रोटीन रिच डाइट, फ्रूट्स हैं, पूरी नींद है, व्यायाम है। उसके बाद अगर किसी तरह के व्यसन में आप लिप्त हैं तो वो जरूर आप उसमें बंद करें, क्योंकि उससे वैक्सीन के थोड़े से इफेक्ट को आने में या एक एंटीबॉडी बनने में हमको कठिनाई हो सकती है। तो अगर हम फिर कहेंगे कि वैक्सीन का इफेक्ट हमको कम हुआ है तो ये शायद देखने में आया है कि जो वैसे में थोड़ा लिप्त होते हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, इसके कारण हमारी इम्यूनिटी वीक होती है और हमारे एंटीबॉडी बनने जनरेट होने में फिर मुश्किल होती है। तो फिर वही बात हुई कि वैक्सीन भी लगवाई, एंटीबॉडी भी कम जनरेट हुई, तो फिर उसके बाद हम कोविड के एक्सपोजर में आएंगे, कोरोना वायरस के एक्सपोजर में आएंगे तो हमें कोई इतनी एंटीबॉडी नहीं मिल पाएगी जो कि संक्रमण से लड़ने के लिए कारगर सिद्ध होगी। ठीक है अभिषेक जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक दर्शक है हमारे साथ अरविंद। अरविंद जी आपका स्वागत है, सवाल करिए अपना। जी मैडम नमस्ते, मेरा नाम अरविंद है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे आंखों में 5-6 दिन से थोड़ी थोड़ी खुजली सी होती है और लालिमा आ जाती है, तो मैं क्या करूँ? तो सबसे पहले तो आप एक बार जो आंखों के डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको एक बार दिखा लें, क्योंकि अभी जो एक भ्रांतियां चल रही है माइक्रोस्कोप भ्रांतियां, मतलब सेंस की ऐसा तो नहीं आंखों में लालपन है, कुछ काला नीला डिस्चार्ज आ रहा है तो माइक्रोस्कोप के चांस हैं। हाँ, ये एक सिम्टम्स होता है ब्लैक फंगस का कि आंखों में लालिमा और दर्द रहता है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि खुजली है, जलन है, तो उसके लिए एक बार नेत्र विशेषज्ञ को अवश्य दिखा लें, क्योंकि इस समय पर चलती है मिसले से तो ठीक होता है। जी खुजली सी होती है मैडम, खुजली चलती है आंखों में, इचिंग की हाँ, प्रॉब्लम तो ज्यादा उसको आपको रब नहीं करना है, उससे इन्फेक्शन के चांस रहेंगे। हम कोविड बिहेवियर में बिल्कुल ये बोलते हैं कि इस कोरोना काल में हम जब भी बाहर हैं या अंदर भी हैं तो अपने हाथों का प्रयोग अपने मुंह के आसपास कम से कम करें, जैसे मुंह में हाथ ले जाना या चेहरे पे हाथ लगाना या आंखों को मलना उंगलियों से, ये थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि इससे जो अपने हाथ में विषाणु कीटाणु रहते हैं वो अपने नेजल सिक्रेशन या बॉडी की सिक्रेशन में जाने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर खुजली हो रही है तो उसका ये सोल्यूशन नहीं है कि अपन उसके लिए खुजली करें, उससे ज्यादा बेहतर है कि एक बार अपन उसका चेकअप कराएं कि रीजन क्या है, कि एलर्जिक है या उसके पीछे कोई और रीजन है, ये खुजली का कारण क्या है। ठीक है, अगले दर्शक हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ सर, ये पोस्ट कोविड है मेरी मम्मी, और वो डायबिटीज वाले पेशेंट है और उसको यहाँ हर्ष जी टीवी की आवाज बंद कर लीजिए सर। हाँ जी है, और डायबिटीज पेशेंट है और आए हुए अभी 15 दिन हो गए, तो उसको क्या ब्लैक फंगस होने का चांसेस रहता है क्या आगे चल के? लीना जी आपने सवाल सुना? मुझे सवाल क्लियर नहीं है। हर्ष जी टीवी की आवाज एक बार बंद कर लीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, या टीवी सेट से आप दूर हटकर बात करिए प्लीज। पोस्ट कोविड है, डायबिटीज पेशेंट ही है वो। हाँ। डायबिटीज अभी 200 है उसका, 280, और आयु उसको अगर 15 से 20 दिन अगर घर में होता है तो क्या उसको ब्लैक फंगस होने की चांसेस रहता है क्या?
डायबिटीज ये देखा गया है कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो एक्चुअली जब 300-400 डायबिटीज पहुंची है तब ज्यादा अटैक हुआ है म्यूकोर ब्लैक फंगस का। अब फिर भी अगर अनकंट्रोल डायबिटीज है 200 भी चल रही है तो डेफिनेटली आप प्रिपरेशन रखें और अपना शुगर कंट्रोल लेवल में लाएं। कभी भी कोई सिम्टम्स लगता है कि मतलब नाक में एकदम सूजन है, दर्द है या आंखों में कोई परेशानी है तो एक बार चेकअप जरूर करा लें, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा लक्षण है जिससे परेशानी है उसको अपन अनदेखा नहीं कर सकते हैं या उसको ये नहीं कह सकते हैं कि चलो देखते हैं। एक बार विशेषज्ञ की सलाह उसमें लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि पोस्ट कोविड में आपकी इम्यूनिटी वीक रहती है। उससे भी अनकंट्रोल्ड अगर डायबिटीज 200 के आसपास जा रहा है तो फिर सलाह लेना जरूरी रहेगा और अपने खान पान पे और शुगर कंट्रोल लेवल को जरूर चेक करना रहेगा डे टू डे लाइफ में। चलिए, शुक्रिया अर्जी जुड़ने के लिए, क्योंकि कई सारी महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर लीना की ओर से बताई गई हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना होगा। आप उनको फॉलो करें जो और जिस तरीके से आंखों में जलन, आंखों में खुजली या फिर आंख लाल पड़ती हैं, तो आप जो सलाह डॉक्टर ने दी है आप उस सलाह को माने और नज़दीकी किसी आंखों की डॉक्टर से संपर्क करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठंडे पानी से आंखों को धोते रहें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के सवाल आ रहे हैं, वैक्सीन के बाद क्या सावधानी बरतें, तो सावधानी वही है कि जो अभी तक आप बरतते आ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल से लेकर अब तक मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, खाना पीना अच्छा हो और साथ ही साफ सफाई का बेहद ख्याल रखें। पानी लगातार आप पीते रहें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पीजिए। डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस का खतरा भी अब कोरोना के बाद आ रहा है, तो उसको लेकर भी लक्षण लगातार बताए जा रहे हैं। क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं? ज़रा सा भी आपको संदेह होता है, ज़रा सा भी शक होता है, मन में कोई सवाल आपके जहन में आता है, तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। और अगर आप घर बैठे अभी कोई सलाह लेना चाहते हैं तो हमारी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर प्ले हो रहा है आप उस नंबर पर कॉल करिए। डॉक्टर लीना हमारे साथ बनी हुई हैं और आपके हर सवालों का जवाब वो लगातार दे रही हैं। लीना जी, ब्लैक फंगस को लेकर लोगों के मन में अब डर बैठ रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद जब ब्लैक फंगस आया तो लोग ये समझ रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर किन मरीजों में ये हो रहा है और किन को ज्यादा चांसेस हैं ब्लैक फंगस होने के, क्या हम सावधानी बरतें, लक्षण इसके क्या हो सकते हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, एक्चुअली ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है अभी। हाँ। ब्लैक फंगस पहले भी होता था, लेकिन परसेंटेज ऑफ रेट जो बोलते हैं कि क्या था वो बहुत कम था जी। अब कारण ये हो रहा है कि कोविड पेशेंट या जो अभी हमारे कोविड पेशेंट्स में जो ट्रीटमेंट लाइन आई, जो हमने मेथाइलपेंटासोलोन स्टेरॉइड पेशेंट्स को दिए, तो उस कारण शुगर लेवल हाई गया। और जो डायबिटिक थे या कोमोर्बिडिटी के साथ में थे, हार्ट पेशेंट्स थे, डायबिटिक थे, जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही वीक थी, और उनको जब हमने स्टेरॉइड्स दिए तो उनमें शुगर अनकंट्रोल लेवल के कारण जो फंगल इन्फेक्शन है वो प्रीडिस्पोज कर गए। जब प्रीडिस्पोज कर गए तो उसमें से जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन था म्यूकोरमाइकोसिस वो निकल कर आया, जिसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ा है। क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस नेजल आंखों को ब्रेन तक इफेक्ट करता है, इसलिए उसकी मोर्टालिटी रेट थोड़ा ज्यादा है। तो फंगस इन्फेक्शन कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन बस ये है कि कोरोना के ट्रीटमेंट जब स्टेरॉइड का यूज होने लगा, जिसके कारण डायबिटीज अनकंट्रोल हुई, शुगर अनकंट्रोल हुई, तो फंगस का जो इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वो फ्लरिश करता है उसका स्पोर, उसका फंगल, उसको मीडियम जो चाहिए वो शुगर मीडियम चाहिए, और वो लेवल जब हाई होता है बॉडी में तो उसको एक चांस मिल जाते हैं स्पोर्स को फ्लरिश करने के लिए हमारे नेजल ग्लूकोजा में, आई ग्लूकोजा में, और फिर वो फर्मेंटेट करके वो हमारे लंग्स में या फिर हमारे ब्रेन में जाकर डिस्ट्रॉय क्रिएट करते हैं। ठीक है लीना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, गर्भवती महिलाओं को लेकर आपने कई सारे सुझाव दिए हैं, कई सारी सलाह दी है, कई सारी बातों को आपने जिक्र किया है सावधानी को लेकर। डिलीवरी के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे का हम ख्याल कैसे रखें, क्योंकि वो इस दुनिया में नया है और इस दौर में जब वो जन्म लेगा तो सबसे ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता उसे ही होगी माँ के बाद। तो कैसे ख्याल रखें, क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए महिलाओं को? मैं चाहूँगा इस विषय पर अगर आप थोड़ा बता पाएँ तो। नवजात शिशु की देखभाल तो खैर हमेशा से ही ध्यान करने का विषय है, ऐसा नहीं है कि कोविड काल में है तो अलग से कुछ है। तब भी हम गर्भवत शिशु जब नवजात शिशु की देखभाल रखते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि भाई हाथ साफ रखने हैं, बच्चे को जब लेना है, फीड कराना है तो बेस्ट जो है वो पार्ट क्लीन होना चाहिए। जब हम जितनी बार क्लीन करा रहे हैं, जैसे आप फीड करा रहे हैं बच्चे को, तो अपने जो पार्ट्स हैं वो क्लीन होने चाहिए, खुद हुए। जैसे ओरल थ्रेश बच्चों में जो होता है वो फंगल इन्फेक्शन एक तरह का जो हो सकता है। जब भी मतलब अपने बच्चे को फीड कराएं तो पहले तो अपने हैंड वॉश करें, है ना। विशेष तक जो हम बच्चों को अपने क्लोथ दे रहे हैं उसकी प्रॉपर वॉशिंग होनी चाहिए, बार बार धोना चाहिए। एक बार पहनाए वो कपड़े बच्चे को नहीं दोबारा पहनाना चाहिए। वही माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने
एक दिन में पहने हैं तो फिर उसको लंबे समय तक, कभी कभी गाँव में देखने को मिलता है कि महिलाएं अपने कपड़े नहीं बदलती हैं। तो वो एक विशेष स्थान है कि हमें अपना हाइजीन प्रॉपर कंट्रोल करना पड़ेगा, तो हम बच्चे को स्वस्थ रख पाएंगे। ऐसा ही फीड में जब हम फीड करा रहे हैं तो अभी कोरोना काल में अभी तो हम ये नहीं कह सकते किसको इन्फेक्शन है किसको नहीं है, इसलिए जितने कम बच्चे को हाथ में लें उतना ज़्यादा बेटर है। सिर्फ ना ही अपने पास बच्चे को रखें, जितने फैमिली मेंबर्स हैं वो कम से कम हैंडलिंग करें बच्चे की। हैंडलिंग करनी भी है, अगर बच्चे को लेना भी है हाथ में तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें, बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें तब बच्चे को लें, और बच्चे को मुंह के पास लेके ना आए। इस तरह से हम बच्चे को किस करते हैं, प्यार करते हैं, बार बार मुंह के पास लेके आते हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अपन को रोकनी पड़ेंगी इस समय में, क्योंकि इन्फेक्शन मालूम नहीं संक्रमण कहाँ से आएगा। तो ये बिहेवियर थोड़ा सा हमें समय चेंज करना पड़ेगा कि बच्चे को हम बार बार मुंह के पास लेके आते हैं, प्यार करते हैं, तो वो नवजात शिशु के साथ हम ना करें। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेकर आप किस तरह लोगों को डॉक्टर रीना जागरूक करेंगी, क्योंकि आप डॉक्टर से लगातार ये इस बात को कह रहे हैं कि जागरूकता और वैक्सीनेशन यही दो हथियार हैं जिनके जरिए हम इस जंग को जीत सकते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर कई सारे भ्रम लोगों के मन में आए, चाहे वो दोनों डोज के अंतराल को लेकर मैं बात करूं या कई सारी अफवाहों की बात करूं जो सोशल मीडिया पर वायरल पिछले दिनों हुई थी। तो किस तरह आप लोगों को सलाह देंगी वैक्सीनेशन को लेकर, जागरूकता आप कैसे देंगी? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन करवाएं, इसमें कोई भी भ्रम ना पालें। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है क्योंकि वही एक माध्यम है जो हमको कोरोना से आगे लेके जाएगा, या हम पे विजय प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जो वैक्सीन से हमको एंटीबॉडी मिलेंगी वही हमको आगे लड़ने में मदद करेंगी। इसमें कोई भ्रम नहीं है कि भाई मासिक धर्म के समय हमको वैक्सीन नहीं लगवानी है, या फिर हमको उसमें अगर मदर स्टिकटिंग है तो भी हमको वैक्सीन लगवानी है। इसमें कोई भ्रम की स्थिति अभी नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उसको बिल्कुल फॉलो करना है, और ये भ्रम बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि वैक्सीन का इफेक्ट है या नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली इफेक्ट है, इससे जो पोस्ट कोविड मॉर्बिडिटीज जो हुई हैं या नहीं जो हुई हैं उसमें बिल्कुल हमको मदद मिली है वैक्सीनेशन के कारण। अच्छा, गर्भवती महिलाओं में कोरोना का संक्रमण ना उनको खतरा हो, सावधानी वो बरतें, ये तमाम सारी बातें आपने कही हैं, लेकिन ख़ास तौर पर क्योंकि डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा ख्याल महिला को रखना पड़ता है, घर वालों को भी रखना पड़ता है, तो क्या घर वालों के लिए भी सावधानी होनी चाहिए, क्योंकि सबका एक दूसरे के साथ संपर्क रहता ही है और इस संपर्क के जरिए संक्रमण को दावत ना दी जाए, इसको लेकर क्या आपकी सलाह होगी? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी, जब हमारी डिलीवरी डेट पास आए तो थोड़ा हम ये बिल्कुल निर्धारित करें कि हमें अपनी डिलीवरी कहाँ करानी है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी है, अस्पताल में डिलीवरी होनी है, ये बिल्कुल सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई ऐसा सिम्टम्स लगता है कि दर्द हो रहे हैं, कोई और समस्या हो रही है, तो अस्पताल में हम उसकी सलाह ले सकें। डिलीवरी इंस्टीट्यूशनली होना है, अस्पतालों में होना है, अस्पतालों में ध्यान रखा जा रहा है कि कोविड पेशेंट्स को कैसे लेना है, कैसे हैंडल करना है। 3 दिन बाद जब छुट्टी होती है, आप घर जाते हैं तो आपको विशेष सलाह दी जाती है कि भाई स्तनपान कैसे कराना है, बच्चे को कैसे देख रेख करनी है, बच्चे को कब टीके लगवाने हैं, उन सबकी सारी जानकारी मदर को और उनके घर वालों को दी जाती है। घर वालों का ये ध्यान रखना है कि उसके खान पान का ध्यान रखें, बच्चे का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। बेसिकली स्वच्छता बहुत जरूरी है। जो अभी हम ये देख रहे हैं संक्रमण, उसमें भी हम यही सब कर रहे हैं कि स्वच्छता ही एक समाधान है। सैनिटाइजेशन, बार बार हाथ धोना, जब बाहर से आ रहे हैं तो चीज़ों का ध्यान रखना कि भाई जो चीज़ अंदर आ रही है वो संक्रमित ना हो। तो वही सब चीज़ें हमारी गर्भवती और जो डिलीवरी हो गए हैं पेशेंट्स को, उनके लिए भी ध्यान रखनी है। तो विशेष ध्यान की आवश्यकता तो बिल्कुल है इसमें। अच्छा लीना जी, क्योंकि संक्रमण का असर लोगों की बॉडी पर कम और दिमाग पर ज़्यादा हुआ है, आपके पास भी कई महिलाएं आती होंगी इलाज के लिए, क्या आप सलाह उनको देती हैं? क्या सावधानी फिजिकल तौर के साथ साथ दिमागी तौर पर भी बरतें ताकि सीधा प्रभाव दिमाग के ऊपर ना हो, असर ना हो? मानसिक तौर पर तनाव को दूर कैसे करें? बिल्कुल, मानसिक तौर पे सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है महिलाओं को, सबको सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। जब कोविड इन्फेक्शन अगर किसी को लग भी जाता है तो पहली बात तो घबराएं नहीं, क्योंकि 90% ज्यादा केसेस में देखा गया है कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट है, मतलब कि बिना कोई ज्यादा परेशानी के हम लोग स्वस्थ हो रहे हैं कोविड इन्फेक्शन होने के बाद। तो ये दिमाग बिल्कुल बनाए कि ऐसा नहीं है कि कोविड हो गया तो फिर नहीं, हमको तो अस्पताल ही जाना है या हम अस्पताल वेंटिलेटर पे ही जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने अपना ध्यान रखें, पहली बात तो चीजें जो हमको ध्यान रखनी है कोविड में कि भाई अपना टेम्परेचर, सैचुरेशन
ये सब अपना मेंटेन होना चाहिए, जिसके लिए कुछ बेसिक चीजें हमारे घर में हों, जैसे थर्मामीटर या पल्स ऑक्सीमीटर। अगर हमको लगता है कि हमें कोविड इन्फेक्शन है तो इन सब चीजों की मॉनिटरिंग करें। रही बात मानसिक स्थिति की, इनकेस अगर हो भी जाता है तो फिर हमें अपने मन में मूवीज देखें, टीवी देखें, थोड़ा सा अपने को आइसोलेट तो करना ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। आइसोलेट होने के बाद जब हम समय अकेला बिताते हैं तो व्यायाम करें, खाना अच्छा खाएं, अपनी चीजों को लगे, फोन पे बात करें, अपने मित्रों से करें, अपने फ्रेंड से करें, घर संबंधियों से करें, जिससे हमारा माइंड डाइवर्ट हो, और अपनी चीजों को शेयर करें। ना कि बैठ के हम ये सोचें कि हमको इन्फेक्शन हो गया है और अब क्या होगा और कल क्या होगा और परसों क्या होगा। उसमें न जाके हम अपने टाइम माइंड को और टाइम को डाइवर्ट करके अपने आप को सुदृढ़ बनाएं और पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ आगे बढ़े। डॉक्टर रीना शर्मा, आपका बहुत शुक्रिया। आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़ी और कोविड ओपीडी में आपने मरीजों को कई सारी सलाह दी। काफ़ी सारे लोगों के आज सवाल हमारे सामने आए हैं और वैक्सीनेशन को लेकर, संक्रमण से जागरूकता को लेकर, चाहे किसी भी तरह की जागरूकता की बात हो, आपको अलर्ट रहना है। संक्रमण से सावधानी ही एकमात्र उपाय है और दूसरा वैक्सीनेशन आपको ज़रूर करवाना है। डॉक्टर्स की सलाह यही है कि जितना ज़्यादा हम लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, इस जंग को जीत पाएंगे, संक्रमण की चेन को तोड़ पाएंगे। चलते चलते एक बार फिर से आप सभी से अपील करना चाहूंगा, संक्रमण से सावधान रहें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।